तो ये उच्च के बिल्कुल एक राशि पीछे बैठा है। इसका मतलब है कि आदमी का पुरुषार्थ या पराक्रम बहुत ताकतवर है। गुरु शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं कि अगर ये केंद्र में आ जाएं तो इसका मतलब है कि गॉड गिफ्टेड आदमी है नी है, जो इस संसार में कुछ विशेष करने आया है। ये कुंडली जो है ये है रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो एक सब्सक्राइबर जो है वो कनाडा से भेजे इसको, तो वो बोले कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की डिटेल वगैरह हम आपको भेज रहे हैं, तो उससे जो है आप इनका थोड़ा सा कुछ प्रेडिक्शन वगैरह करिए। अच्छा, इनके बारे में हम आपको बता देते हैं क्या इनका सिस्टम था। ये जो है मिडिल क्लास फैमिली के थे और सेना वगैरह में ज्वाइन हो गए थे, लॉ किए हुए थे और सेना में ज्वाइन हुए। उसके बाद में ये एडमिनिस्ट्रेशन में आए 1996 में, जब बोरिस येल्त्सिन प्रधान वो थे राष्ट्रपति थे, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन किए उन्हीं के उसमें। और ये रशियन आर्म्ड फोर्सेस में 1975 से 1991 तक रहे। और इनकी रैंक जो हाईएस्ट रैंक थी वो थी कर्नल की, सुप्रीम कमांडर इन चीफ। तो अब एक आदमी मिडिल क्लास फैमिली से निकल के और सुप्रीम कमांडर इन चीफ हुआ, प्लस वो देश का राष्ट्रपति बना और बीच में ये प्रधानमंत्री ऑफिस में भी सर्व किया, मतलब हाईएस्ट पद के ऊपर पहुंचा। एक तो ये चीज हमको पसंद आई कि इसका चर्चा किया जाए। दूसरी चीज थी कि ये बहुत बड़ी बड़ी वॉर में भी शामिल हुए, 4-5 वॉर, चेचनिया की, जॉर्जिया की, यूक्रेन की, सीरिया सिविल वॉर की। और इस आदमी के सत्ता संभालने के बाद रशियन इकोनॉमी में परिवर्तन आप देखिए कैसे हुए। रूस की परचेजिंग पावर 72% से बढ़ी, रियल इनकम 2.5 फैक्टर से बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी लेवल हाफ हो गया। तो कहीं ना कहीं इस आदमी के पास इंटेलिजेंस भी अच्छी थी हैं। और जो ग्रोथ थी, जो रशियन जो एक्सपोर्ट था ऑयल गैस का, वो 5 गुना से बढ़ा। मतलब इसने पूरा जितना भी पोस्ट कम्युनिस्ट डिप्रेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको सब बदल के वो पूरे रशिया को एकदम से जो है वो पॉजिटिव में सब चेंज कर दिया। ये देखिए जरा कुंडली एक बार। ये तुला लग्न की कुंडली है और वृष इसकी राशि है, ठीक है। सूर्य कन्या का है, लग्नेश शुक्र चर में, अष्टमेश का शुक्र चर में, दीर्घायु हो गई। लग्न चर में, चंद्रमा स्थिर मध्य आयु, शनि द्विस्वभाव, चंद्रमा स्थिर दीर्घायु। आयु के हिसाब से तो ये ठीक है। राजयोग देखिए जरा कौन कौन से हैं। लग्न में शुक्र बैठा है, ठीक है। उच्च का तो नहीं है लेकिन ये काफी हद तक ये ताकतवर है शुक्र। पंचमें शनि 12वें घर में गया है नी, ये भी उच्चाभिलाषी है। तुला इसकी उच्च राशि है, कन्या में बैठा है। भाग्येश बुध यहाँ उच्च का बैठा है 12वें घर में, ठीक है। और चंद्रमा उच्च का 8वें घर में बैठा है ना। और चंद्रमा 10वें घर का मालिक है और 8वें घर में उच्च का बैठा है। 10वें घर में केतु है और 4थे घर में राहु है। कुंडली में डायरेक्ट तो कोई राजयोग नहीं है नी। तो जब डायरेक्ट कोई सीधा राजयोग नहीं है तो इसका मतलब है कि आदमी कोई बहुत ही मध्यम वर्ग के परिवार का है। अच्छा। जो अपने जीवन में अपने परिश्रम से है नी, इसने जीवन में बहुत उन्नति की है। उसका कारण क्या उन्नति करने का? कहते हैं कि जब भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देता है तो आदमी अपने पराक्रम से चीज़ें अर्जित करता है। तो भाग्येश तो 12वें घर में है उच्च का, ठीक है नहीं। 12वां घर ठीक नहीं माना जाता। लेकिन पराक्रम के घर को जब चेक करो तो देखो कि पराक्रम के घर में मंगल बैठा है उच्चाभिलाषी होकर के। मकर इसकी उच्च राशि है, धनु में बैठा है, ठीक है नहीं। तो ये उच्च के बिल्कुल एक राशि पीछे बैठा है। इसका मतलब है कि आदमी का पुरुषार्थ या पराक्रम बहुत ताकतवर है।
दूसरी चीज है कि गुरु की नवी दृष्टि यहाँ आ रही है अपने घर पे पराक्रम में। तो गुरु मंगल का एक कॉम्बिनेशन पराक्रम के घर में बना। इसका मतलब है कि आदमी में अदम्य साहस है नहीं, अदम्य साहस जिसको कहते हैं, जो धरती पर बहुत बिरले लोगों में होता है, अदम्य साहस है नहीं। तभी ये आर्म्ड फोर्सेस में है। तो तभी ये सेना में वगैरह है नहीं, सेना में रहे और फिर बाद में ये रसिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो पराक्रम के बल पर इन्होंने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया है अपने पराक्रम से प्राप्त किया है। और पराक्रम इनका इतना जबरदस्त है नहीं। तो हमको लगता है इसी के मंगल के ही बल पे 4 जो ये वॉर थी, हाँ, चेचनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, सीरिया, हाँ, सिविल वॉर सब जीते ये ना। हाँ। तो और सबसे बड़ी एक विशेषता है कि इनका शत्रु का घर गुरु है। ठीक है नहीं, मीन राशि है। ठीक, ये यहाँ पे 7वें घर में बैठा है। और गुरु शुक्र आमने सामने हैं केंद्र के अंदर। ठीक है, तो गुरु शुक्र ये 2 ग्रह ऐसे हैं कि अगर ये केंद्र में आ जाए तो इसका मतलब है कि गॉड गिफ्टेड आदमी है नहीं, है जो इस संसार में कुछ विशेष करने आया है। अच्छा है ना? अच्छा, एक चीज देखिए इनका क्या कहते हैं वो शादी ब्याह का देखिए, इनकी एक बीवी थी, हाँ, ल्यूदमिला। हाँ, तो उनके साथ में डिवोर्स हुआ 2014 में। हाँ, फिर एक बीच में खबर आई थी मॉस्को में कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी एलिना काबावा। तो वो रशियन पॉलिटिशियन भी थी। तो उसके साथ में इनके अफेयर थे और बच्चे भी हुए बाद में। काफी न्यूज़ थी। तो 2-3 शादियों का भी इनका। हाँ, तो जैसे लग्नेश इनका सप्तमेश इनका चर राशि है। ठीक है, चंद्रमा स्थिर राशि में बैठा है। तो इनकी जो पहली मैरिज हुई वो चली काफी सक्सेसफुल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रही है। बाद में चूंकि अब ये चर राशि में सप्तमेश है, तो इसका मतलब है कि ऐसे पुरुषों के एक के बजाय है ना दूसरी स्त्रियां भी उनके जीवन में आती हैं। तो वो चीज रही इनके पास। और एक चीज और हम कैलकुलेशन देख रहे थे, एक तो नवांश में बुध जो है वो कन्या में ही है। अच्छा, कन्या में ही। हाँ, है। ये हो गया वर्गोत्तम। और मंगल मेष में है। हाँ, और शुक्र जो है वो मीन में है। हाँ, तो शुक्र वहाँ मीन में उच्च का हो गया। हाँ, है नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये शुक्र 3 ग्रह बहुत पावर में हो गए, बहुत पावर में हो गए, बुध, शुक्र और ये मंगल। और एक चीज और देखिए, शनि की महादशा 2003 से स्टार्ट हुई। हाँ, उससे पहले गुरु की चल रही थी। तो ये गुरु की महादशा में एक बार बने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में सर्विस किए। और उसके बाद जैसे ही शनि की महादशा आई है, बस ये सब पूरा इनका अच्छे से जो है सारी लाइफ एकदम सेट होने लग गई। तो शनि चूंकि तुला लग्न में राजयोग कारक ग्रह है, चतुर्थेश पंचमेश है, नैसर्गिक राजयोग है। और ये भाग्येश बुध के साथ 12वें घर में बैठा है। वहाँ बुध उच्च का बैठा है और शनि उच्चाभिलाषी है। तुला इसकी उच्च राशि है और कन्या में बैठा है एक राशि पीछे। तो एक तरह से लग्नेश और ये चतुर्थेश और नवमेश का है नी एक राजयोग 12वें घर में बना है। अब 12वां घर कहते हैं कि 12वां घर है पराक्रम से 1, 7, 8, 9, 10 पराक्रम के 10वें घर में है नी। तो इसका मतलब है कि पराक्रम के 10वें घर में इनको एक राजयोग मिला हुआ है। तो कारण ये है कि ये अभी तक किसी भी अपने कार्य में डिफीट नहीं खाए। हाँ, ये तो है ना। हाँ, ये बात तो है। किसी भी काम में लाइफ में अभी तक हारे नहीं किसी चीज। यहाँ तक कि ये राष्ट्रीय लेवल पर ताइक्वांडो जूडो के चैंपियन भी थे। हाँ, कराटे के। ये देखो कि ये जहाँ पर भी ये रहे अपने जीवन में है नी, वहाँ पे ये हारे नहीं। और हारे क्यों नहीं है? क्योंकि इनका पराक्रम से 10वें घर में एक राजयोग इनको मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि कुंडलियों में इस तरीके से भी कैलकुलेशन करनी चाहिए। ये मतलब ये एक वो बात हो गई कि जैसे आपने ये चीज बताई, ये चीज एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं देखता कि वो पराक्रम से 10वें भाव का राजयोग देख ले या पंचम से चतुर्थ का राजयोग देख ले। इतना कैलकुलेशन ही कोई नहीं कर पाता। नहीं कोई करता। इसी वजह से सही चीजें निकलती हैं। और मजे की बात ये है क्या कि ये
कुंडली है नहीं, व्लादिमीर पुतिन की है। और अभी तक इन्होंने कभी हार नहीं की, हाँ, ये मानी भी है और ना इनको मिली है हार। और भविष्य में भी, क्योंकि कुंडली बनती है सारे जीवन काल की, ठीक है, तो इनको अपने पूरे जीवन काल में भी कभी ये आदमी हारेगा नहीं, कभी हार नहीं मिलेगी। तो आपका कहने का नैसर्गिक रूप से हम समझ गए, आपका कहने का ये मतलब है कि इस कुंडली के हिसाब से ये जो आज वॉर चल रही है यूक्रेन वाली, इसमें ये आदमी हारेगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता। चाहे वो सारे देश वो एक तरफ जो हो रहे हैं, वो चाहे जो हो, है ना, ये कुंडली, ये जिसकी भी कुंडली है, अंत में हारेगा नहीं। अंत में ये जो कुंडली हमें ये बताती है क्या? कि जब इस मनुष्य को सारे जीवन में हार नहीं मिलनी है, ठीक है, तो फिर सबको इनकी बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि दूसरा कोई विकल्प ठीक है ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इस कुंडली के हिसाब से आज वर्तमान की ये प्रेडिक्शन निकलती है कि ये जो यूक्रेन और रशिया का मामला चल रहा है, इसमें जीत इस आदमी की होगी, बिल्कुल निश्चित है। अच्छा, हाँ, इनकी बात सबको माननी पड़ेगी। और ये बात आप इस कुंडली के हिसाब से कह रहे हैं, ना कि मीडिया के? नहीं, हमें मीडिया से कोई लेना देना नहीं, ना आप टीवी चैनल देखते हैं, आप चैनल वैनल से कोई इन्फ्लुएंस नहीं भाई, हमसे उससे क्या लेना देना। एस्ट्रोलॉजी जो हमारे सामने कुंडली आती है, किसी की भी हो, है ना, गरीब की हो, अमीर की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। हमारे लिए तो ये देखना जरूरी है कि उस कुंडली में सारे जीवन का घटनाक्रम क्या है और उसकी पावर क्या है, ताकत क्या है। तो ये कुंडली ये बताती है कि जिस किसी की भी है कुंडली, वो जीवन में कभी नहीं हारेगा। तो जब जीवन में कभी नहीं हारेगा, तो फिर उसको हरा कौन पाएगा? तो ठीक, हम समझ गए बात, है ना। तो अब हम एक इंतजाम और करें। हाँ, हम कैनेडियन सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करें कि वो थोड़ा सा इंग्लैंड अमेरिका के लोगों की भी कुंडलियाँ भेजें, तो थोड़ा चेक करिए आप, है ना भाई। देखो, एक चीज ये है कि अब हम 2-3 और इससे एक बढ़िया चीज निकल करके आती है कि जो बड़े बड़े हमारे संसार के राष्ट्रपति हैं, देशों के प्रधानमंत्री हैं, है नी, इनमें कौन सा राजयोग है, इससे हमें भी बहुत जानकारी मिलती है कि किस राजयोग के आधार पर ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने, है ना। तो ये भी एक बहुत, और ये जो लोग निर्णय लेते हैं, इनकी क्षमता जो है उन राजयोगों के आधार, पावर कैसी है, निर्णय लेने की क्षमता, है नी। तो ये चीज है। अब तो ये इसमें देखो, पराक्रम इतना ताकतवर है, देख लिया, कि अपने निर्णय पे अडिग रहने की सही काबिलियत है इस मनुष्य में। इसका मतलब ताकतवर कुंडली, बहुत ताकतवर कुंडली। 3 ग्रह जो है वो सब उच्च में बैठे हैं, उच्चाभिलाषी हैं। तो अच्छा, अब ये जो हमने गणना की है कि पराक्रम से 10वें घर में राजयोग है, ये तो अभी तक हमने देखा ही नहीं किसी को करते हुए ऐसे। तो ये तो यानी कि हम ये उम्मीद करें कि अब आप आने वाले समय में जिस तरीके से गणनाएं दिखाएंगे इसके ऊपर, तो वो जो हमने सीरीज का नाम रखा था एस्ट्रोलॉजी का, वॉरेन बफेट, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये नाम सुन के अब आपको हमने एस्ट्रोलॉजी का वॉरेन बफेट जो है वो पब्लिक में, अब हमारे पास पता है जो कॉल आती है, तो वो कहती हैं कि भैया वॉरेन बफेट से बात कराइए जरा हमारी, जो ज्योतिष के वॉरेन बफेट हैं। तो हमने वो फिर सही सीरीज का नाम रखा था, नहीं? तो वो धन के वॉरेन बफेट है, आप इसकी ज्ञान के वॉरेन बफेट, और हम अपने एस्ट्रोलॉजी के वॉरेन बफेट सही है, नहीं? ठीक है, हमने सही चीज कर दी। किताबें पढ़ना एक अलग चीज है।